बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का सेक्शन 4 पढ़ेंगे। सेक्शन 4 क्या है? ज़ीरो रेटिंग। ज़ीरो रेटिंग मीन कि टैक्स तो उस पर लगेगा, गुड्स जो है वो टैक्सेबल है, लेकिन टैक्स एट द रेट ऑफ 0% है। इसका मकसद क्या था, असल थीम क्या है, वो मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ, फिर हम इसको लॉ को पढ़ते हैं। असल में बेसिकली जब भी हमने टैक्स कलेक्ट करना होता है तो हमने अपनी पॉपुलेशन से टैक्स कलेक्ट करना होता है जो कि हमारे पाकिस्तान में रह रहे हैं। अगर कोई चीज़ हमने पाकिस्तान से बाहर बेचनी है, गो कि वो पाकिस्तान में टैक्सेबल है, उस पर स्टैंडर्ड रेट पे टैक्स लग रहा है, लेकिन जब बाहर हम बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो जिसको बेच रहे हैं वो तो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो पाकिस्तान के लिए टैक्स ज़ाहिर नहीं देगा, तो उससे हम वैल्यू एडिड टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स जो सेल टैक्स वो कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए वो चीज़ उसको जब हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एट द रेट ऑफ 0% होगी, उससे टैक्स नहीं लेंगे। चीज़ तो टैक्सेबल है, गुड्स टैक्सेबल है, लेकिन क्योंकि हमने बाहर सप्लाई की इसलिए वो उस पर टैक्स चार्ज जो होगा वो एट द रेट ऑफ 0% होगा। इसी तरह हमारा एक फिफ्थ शेड्यूल है। फिफ्थ शेड्यूल में भी जो है वो डिप्लोमेट्स को, प्रेसिडेंट ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट के कुछ अदारे हैं जिनको प्रिविलेजेस हैं, उनको भी जब हम गुड्स सप्लाई करते हैं तो वो एट द रेट ऑफ 0% होती हैं। तो इसलिए वो गुड्स तो टैक्सेबल होती हैं, लेकिन उसको चार्ज किया जाता है एट द रेट ऑफ 0%। ये हमारा सेक्शन 4 है, जिसमें हम सेक्शन 3 में तो हमने बताया कि 18% गुड्स जो हैं उस पर टैक्स 18% लिया जाएगा, लेकिन जो सेक्शन 4 में आएंगी उनमें जो हम टैक्स चार्ज करेंगे वो एट द रेट ऑफ 0% करेंगे। तो 0% किन किन पे लिया जाएगा? सेक्शन 4 की क्लास जो है वो ए है, गुड्स एक्सपोर्टेड आर गुड्स स्पेसिफाइड इन फिक्स शेड्यूल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गुड्स एक्सपोर्ट कर दी जाएंगी या वो गुड्स जो हैं वो फिफ्थ शेड्यूल के तहत कंट्री में ही किसी को सप्लाई करी जाएंगी, लेकिन जो फिफ्थ शेड्यूल है ज़ीरो रेटेड का उसमें होंगी, तो उन पे टैक्स चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 0%। इसी तरह सप्लाई ऑफ स्टोर एंड प्रोविजंस जो कि कंजम्पशन अब्रॉड कन्वेंस प्रोसीडिंग्स के लिए होगा, जिसकी डेस्टिनेशन कौन सी होगी? आउटसाइड द पाकिस्तान, यानी कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएगा। जैसे कि एक हवाई जहाज़ है या एरोप्लेन है, वो आके इधर कुछ पार्ट्स खरीदता है, लेकिन वो उसने चेंज करने हैं या जाके उसको तब्दीली करवानी है, वो बाहर से करने हैं, या फिर वो जहाज़ जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, तो उसके लिए अगर कोई वो यूज़ कर रहा है तो वो भी हो सकता है कि जिसकी डेस्टिनेशन जो कस्टम्स सेक्शन 24 में बताई गई है बाहर की है, तो इसके लिए भी टैक्स जो होगा वो एट द रेट ऑफ 0 रेटेड होगा। या फिर ऐसी गुड्स जिसको फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे, रूल्स में बता दे, नोटिफिकेशन कर दे, और किस वजह से ये होती है? ये मोस्टली इस तरह से होती है, कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात अगर हो सपोज, उसके लिए भी 0 रेटेड कर दी जाती है। बाज़-औक़ात नेशनल डिज़ास्टर, खुदा न खास्ता कुछ ज़लज़ले वगैरह आ गए, सैलाब आ गए, तो उनको लोगों को लो रेट पे सप्लाई करने के लिए 0 रेटेड कर दी जाती है। इसी तरह नेशनल फूड सिक्योरिटी का अगर कोई इफेक्ट है तो उनको, या फिर कोई एमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, तो या फिर हमारे बाईलैटरल एंड मल्टी नेशनल एग्रीमेंट हैं जो कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ किसी के साथ हैं, या किसी इसी एग्रीमेंट के तहत उनको 0 रेटेड सप्लाईज करेंगे। कि सपोज़ ग्वादर पोर्ट पे आके काम कर रही है चाइनीज़ कंपनी, और उसके साथ हमारा ये चाइनीज़ के साथ ये हमारा है कि हम उसको चार्ज टैक्स एट द रेट 0 करेंगे, तो वो हमारा क्योंकि एग्रीमेंट है इस वजह से फिर उसको टैक्स 0 करेंगे। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि ऐसी सप्लाईज जो कि शेड्यूल में आती है फिफ्थ में, और जो हम बाहर के किसी मुल्क को करते हैं, वो सप्लाईज जो हैं वो 0 रेटेड होती हैं। इसी तरह इसका सेक्शन शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई गुड्स विच किस किस पे अप्लाई होगा? तो इसकी सब क्लास 1 है, जो गुड्स सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं होगा, के प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दैट सेक्शन शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। किन पे नहीं होगा? ये है कि आर
गुड्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट कर दिया गया बट हैज़ बिन इंटेंडेड टू बी री इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान, इस नीयत से एक्सपोर्ट की हैं कि वो दोबारा पाकिस्तान में इंपोर्ट कर ली जाए। ऐसी चीज़ों को ज़ीरो रेटेड नहीं किया जाएगा कि अफ़गानिस्तान के रास्ते उसको एक्सपोर्ट करके और दोबारा वापस ले आई जाए, तो ऐसी भी नहीं होगा। और इसी तरह कोई ऐसी चीज़ है वो सेक्शन 131 ऑफ द कस्टम्स एक्ट के एक्सपोर्ट के लिए चली गई है, उसको एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए शिपिंग बिल उसका तैयार हो गया लेकिन एक्सपोर्ट हो नहीं सकी, किसी वजह से वो नॉट एक्सपोर्टेड कि एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, तो उस चीज़ को जो है उस पर भी ज़ीरो रेटेड नहीं लगेगी। इसी तरह हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू अ कंट्री स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट बाय नथिंग इन द ऑफिशियल गजट, या कि कोई फेडरल गवर्नमेंट कह दे कि अगर उसको सप्लाई हमने करनी है तो उसको ज़ीरो रेटेड नहीं करनी, तो इस तरह से होगा तो फिर उन पे नहीं लगेगी। तो इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है द अमाउंट ऑफ क्रेडिट आर इनपुट टैक्स एक्चुअली पेड एंड क्लेम्ड बाय द पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अदरवाइज चार्जेबल टू सेल टैक्स, कि उसकी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है इनपुट के क्रेडिट की या रिफंड की, कि इतने % तक सिर्फ जो है वो रिफंड ले सकता है। ये था हमारा सेक्शन 4 रिलेटेड टू ज़ीरो रेटेड सप्लाई। तो मेरा ख्याल है आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 क्या है? चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स, कि टैक्स का रेट अगर चेंज होता है तो उसमें किस तरह से कब से वो अप्लाई किया जाएगा। तो अगर किसी चीज़ का टैक्स का रेट चेंज होता है तो उसमें क्या होगा, तो टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाई अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी चार्ज टैक्स एट सच रेट एज एट फोर्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई। हमने टाइम ऑफ सप्लाई का पढ़ा डेफिनेशंस में कि जब सप्लाई का वक्त होगा जो उस वक्त का टैक्स रेट होगा वो टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, सपोज बाजू का ऐसे होता है कि सप्लाई कर दी और बजट आया तो बजट में रेट चेंज हो गया, लेकिन हमारी जो सप्लाई का रेट था, चाहे पैसे उसके बाद में लेने हैं, रिटर्न बाद में फाइल करनी है, लेकिन एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो हुआ वो टैक्स का रेट उस पर लगेगा। इसी तरह इंपोर्टेड गुड्स जो होती हैं उन पे टैक्स किस तरह से चार्ज किया जाता है, कि जिस तरह से गुड्स एंटर होती हैं फॉर होम कंजम्पशन और उनको गुड्स डिक्लेरेशन फाइल कर दी जाती है। गुड्स डिक्लेरेशन मीन जीडी फाइल कर दी जाती है, प्रेजेंट कर दी जाती है कि इतनी मेरी गुड्स हैं और इस पे ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी और ये सेल टैक्स बन रहा है। जब जीडी फाइल कर दी गई तो उस पे, क्योंकि ये सेक्शन 79 ऑफ द कस्टम्स एक्ट के तहत फाइल की जाती है जीडी, तो जब जीडी फाइल कर दी जाएगी उस वक्त का जो रेट है वही उस पे टैक्स का रेट होगा उस दिन का। इसी तरह इन केस ऑफ गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस, कि किसी की गुड्स वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं कस्टम्स वेयर हाउस में, तो उसमें जब क्लियर करवानी है तो उसके लिए भी जब गुड्स डिक्लेरेशन आप देते हैं, जीडी जब फाइल करेंगे तो उस जीडी का जो रेट होगा वही गुड्स डिक्लेरेशन का उसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगा, तो उस दिन का जो रेट है वो उस पर लगाया जाएगा। क्योंकि जब हम इसमें कस्टम्स में वेयर हाउस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सेक्शन 104 ऑफ द कस्टम्स एक्ट है, उसके तहत अप्लाई की जाती है, तो उसमें है। अच्छा, अभी एक इसमें प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या है कि अगर गुड्स डिक्लेरेशन जो है इज़ प्रेजेंटेड इन एडवांस, कि हमने एडवांस में अभी गुड्स इंपोर्ट नहीं हुई, हमारे कंट्री में आई नहीं, लेकिन जीडी हमने फाइल कर दी है, तो अराइवल ऑफ द कन्वेंस से पहले कर दिया है बाई विच गुड्स आर इम्पोर्टेड, द टैक्स शैल बी चार्ज एज इन फोर्स एट द डेट विच द मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस इज डिलीवर। जब मैनिफेस्ट डिलीवर हो जाएगा, जब चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी उस वक्त जो रेट होगा वो उस पर लगाया जाएगा। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मोस्टली इसमें होती है कि एक और प्रोवाइजो है कि अगर जो आपने गुड्स डिक्लेरेशन फाइल कर दी उसमें तो उसका रेट लग जाएगा, लेकिन आपने विद इन 7 डेज अगर उसकी ड्यूटी एंड टैक्सेस पे नहीं की, आपने जीडी फाइल कर दी, सपोज आज के रेट में टैक्स था 17% और आपने जब जीडी फाइल की उस वक्त 17% था, लेकिन फिर रेट बढ़ के सेल्स टैक्स का हो गया 18%, तो अगर तो आप विद इन 7 डेज वो उस पर पे कर देंगे तो आपको गुड्स का रेट वही लगेगा। लेकिन आफ्टर 7 डेज अगर आप वो जीडी क्लियर कराएंगे तो देन वो रेट वो होगा जिस दिन आप जीडी क्लियर करवा रहे हैं, कि टैक्स इज नॉट पेड विद इन 7 डेज ऑफ द गुड्स डिक्लेरेशन, के आपने 7 डेज ने नहीं किया जो अंडर सेक्शन 104 आपने कस्टम्स एक्ट के की थी, द टैक्स शैल बी चार्ज एट रेट इन
इज इन फोर्स फॉर द डेट ऑन विच टैक्स इज एक्चुअली पेड, कि अगर तो 7 दिन के अंदर आप पे कर देते हैं कि आपने जीडी फाइल की और विद इन 7 डेज आपने कर दिया तो फिर वही रेट है। लेकिन अगर 7 डेज से क्रॉस हो गया तो फिर जिस दिन आप टैक्स पे कर रहे हैं उस दिन का टैक्स आपको लगेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 5 जिसमें चेंज इन रेट है कि रेट अगर बढ़ जाता है तो उसमें इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि बजट के दिनों में ये ज़्यादा अफेक्ट होता है कि जब रेट में चेंजेस आ रही होती हैं तो वो उस तरह से जीडी वो लो रेट वाली पे फाइल करते हैं। तो इसमें जो डिटेक्शन करने वाले ऑफिसर्स हैं उनको इसमें जब गौर करते हैं कि ये जीडी तो फाइल हो गई लेकिन आफ्टर 8 डेज अगर पे कर रहे हैं, 7 डेज के बाद कर रहे हैं, तो देन उस पर जो है वो डिटेक्शन हो सकती है, अच्छी डिटेक्शन हो सकती है। अब आ गया है जी सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है टाइम्स एंड मैनर ऑफ पेमेंट, कि क्या टाइम होगा पेमेंट का। जो सेल्स टैक्स हमने, क्योंकि सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, तो सेल्स टैक्स एक्ट में पेमेंट का क्या होगा। तो अब अगर तो हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं इन पाकिस्तान, कि गुड्स आ रही हैं पाकिस्तान में, इंपोर्टेड गुड्स हैं, तो उनमें टाइम ऑफ पेमेंट क्या होगा। जिस तरह से कस्टम्स एक्ट के तहत ड्यूटी ली जाती है, कस्टम ड्यूटी ली जाती है गुड्स इंपोर्ट करते हुए, इसी तरह जो इसका सेक्शन 3(1)(a) है कि जिस तरह से कस्टम्स ड्यूटी और बाकी ड्यूटीज़ कलेक्ट की जाती हैं उसी तरह फिर सेल्स टैक्स भी उस पर कलेक्ट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, जो कि जैसे मैंने बताया कि गुड्स डिक्लेरेशन जब वो फाइल करेगा तो विद इन 7 डेज वो उसका टैक्स पे करेगा, जिसमें कस्टम ड्यूटी और बाकी जो ड्यूटीज़ हैं और इसी तरह टैक्सेस भी उनके साथ जमा होगा। तो इसी तरह जो कस्टम ड्यूटी है मुख्तलिफ कोर्ट केसेस और लिमिट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट के तहत अगर पढ़ के, तो उसमें जो 31 कस्टम्स एक्ट का है वो रेफर सब सेक्शन 1 शेल incorporated and deems have always been so incorporated that act no person shall entitled to any exemption from the adjustment of refund tax on account of absence of such provision in the act। तो जिस तरह से ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी उसमें पे होगी इसी तरह से वो सेल्स टैक्स भी पे हो जाएगा। सब सेक्शन 2 की हम अगर बात करें तो वो टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड, जो आप सप्लाईज कर रहे हैं उनका टैक्स कब पे होना है। ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड शैल बी पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन बाय द डेट प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रिस्पेक्ट, कि जो एक डेट प्रिस्क्राइब्ड की गई है, मसलन जैसे कि हम कोई महीना क्लोज हो रहा है, अभी अप्रैल क्लोज हुआ है 30th को, तो जो 30th इस टैक्स पीरियड का है अप्रैल का, वो 15th ऑफ मई तक उसका टैक्स जमा होना है। ये रूल्स में प्रिस्क्राइब है इसके मुताबिक। अगर किसी और का और भी हो सकता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं कि उसका अगला महीना जब बिल कलेक्ट कर लेते हैं तो तब उन्होंने पे करना होता है। इसी तरह मुख्तलिफ डिफरेंट जो लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है उसके मुताबिक है, लेकिन रूटीन में जो है वो जो एक महीना है उससे नेक्स्ट जो 15 डे है उस तक वो जमा करवाना होता है। तो इसकी भी प्रोवाइज़र है कि बोर्ड जो है अपने किसी भी नोटिफिकेशन के तहत या अदर क्लास और सप्लाईज के तहत या जीरो रेटेड सप्लाईज के बगैर ऑल सच टैक्सेबल गुड्स में बी स्पेसिफाइड in the offer said notification shall be charged collected and paid any other way mode and manners as specified therein, कि अगर बोर्ड कोई और तरीक़ेकार उसके लिए बताता है तो फिर उसके मुताबिक जो है वो टैक्स जमा होगा। तो टैक्स ड्यू ऑन टैक्सेबल सप्लाई शैल बी पेड बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर, तो किस तरह से वो टैक्स हो सकता है कि किसी भी डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं, और थ्रू द मोड एंड मैनर एम में बी स्पेसिफाइड बाई द बोर्ड, जब बोर्ड ने कोई और मैनर बताया गया है। तो इस तरह से चेक बाजू का चेक से भी जमा हो जाता है, कैश से भी जमा हो जाता है, बल्कि अब तो ऑनलाइन भी जमा हो जाता है कि आपका टैक्स उस पर जमा हो जाएगा। तो फेडरल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन में इम्पोज बाई एनी पेमेंट ऑफ सेल टैक्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस by the federal or provincial government or any public sector on import and supply of goods at classified। तो ये है कि अगर कोई ऐसा अदारा जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या कोई और पब्लिक सेक्टर है कि वो इंस्टॉलमेंट्स में अगर वो पेमेंट करना चाहता है तो सच पेमेंट में भी अलाउड फ्रॉम एनी प्रीवियस डेट स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन अंडर द सबसेक्शन, तो उसमें उसको
इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये अब टैक्स पेमेंट का जो असूल है कि जब इंपोर्ट होगी तो जैसे कस्टम ड्यूटी कलेक्ट की जाती है वैसे ही सेल्स टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसके तहत। और जो गुड्स पेमेंट के लिए रूटीन की है रजिस्टर्ड पर्सन, वो जहां महीना क्लोज होता है उसकी 15 तारीख को या बोर्ड कोई और डेट जो प्रिस्क्राइब की हो उसमें जमा करवाना होता है सेल्स टैक्स। और इसी तरह के बोर्ड किसी को अलाउ कर दे कि किसी स्पेसिफिक डेट में जमा करवाएं तो वो भी करवा सकता है। और अगर बोर्ड किसी को इंस्टॉलमेंट के लिए कहे तो वो इंस्टॉलमेंट भी दी जा सकती है। अब हमारा सेक्शन है 7, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ये असल है जहां से टैक्स पेमेंट का काम शुरू होता है। तो टैक्स लाइबिलिटी में जहां बननी शुरू होती है वो है सेक्शन 7। तो इसमें टैक्स लाइबिलिटी कैसे बनती है तो मैं आपको बहुत सिंपली पहले बता देता हूं कि जो आप सप्लाईज करते हैं, टोटल सप्लाईज, उसमें जो टैक्स होता है उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। और उसमें से एडजस्टमेंट हो जाती है जो आपने परचेजेज पे टैक्स दिया हुआ है उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर दें तो आपका जो टैक्स है वो आपकी लाइबिलिटी पेएबल होगी। लेकिन इसमें ख्याल क्या चीज़ रखनी है कि क्या इनपुट टैक्स आपको अलाउड है, क्या इनपुट टैक्स एडमिजिबल है, अंडर सेक्शन 73 आपने उसकी पेमेंट की है, या अलाउड है आपको अंडर सेक्शन 8, या फिर सेक्शन 8B के तहत आप जितना आउटपुट टैक्स है उसका 90% तक इनपुट टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है और फिर जो बाकी बनेगा वो उसकी टैक्स पेमेंट बन जाएगी। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि क्या आपने इस प्रोविजन को, एक तो सेक्शन 8 है जिसमें यह कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है या नहीं है। अगर टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगा तो वो उसको नहीं एडजस्टमेंट मिलेगी, अगर है तो वो मिलेगी। दूसरा 8B है। 8B सेक्शन हमें क्या कहता है कि आप 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स तक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज तो बाज़ औक़ात इनपुट टैक्स कभी आउटपुट से ज़्यादा भी होता है तो एडजस्टमेंट में तो वो माइनस में पेमेंट बनेगी नहीं। लेकिन ला क्या कहता है कि आप 8B कहता है कि 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बाकी 10% पेमेंट बनेगी। इसी तरह जो टैक्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड रजिस्टर्ड पर्सन सेल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73। सेक्शन 73 क्या कहता है कि आपने मोर देन 50,000 की कोई भी पेमेंट है जो किसी ने परचेजेज की, उसने जितनी भी पेमेंट मोर देन 50,000 होगी थ्रू क्रॉस चेक पे करनी है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए करनी है। तो अगर वो नहीं करता तो वो उसको इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होगा, विद इन 6 मंथ उसने करनी होती है, तो उनको इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होगा अगर वो नहीं करता। तो इसलिए वो कहता है कि वो भी इनपुट टैक्स अगर अलाउड नहीं है तो वो भी इसमें एडजस्ट नहीं करता। बी इंटाइटल टू डिडक्ट इनपुट टैक्स, यानी कि सेक्शन 8, सेक्शन 8B और सेक्शन 73 को जेन में रखते हुए उनका अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इनपुट टैक्स आप उसका डिडक्ट कर लेंगे। तो इनपुट टैक्स करने के बाद पेड आर पेएबल ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, तो बाकी जो आउटपुट होगा वो उसका पेएबल होगा और पेड होगा। अच्छा, एक इसमें चीज़ जो जेन में रखनी है वो ये है कि फर्दर टैक्स जो है वो एडजस्टेबल नहीं है। जो फर्दर टैक्स है अंडर सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 3 का, वो एडजस्टेबल नहीं है, वो पूरे का पूरा जमा करवाना है। जो 4% है फर्दर टैक्स वो पूरा जमा करवाना है, उसको इसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा। और टैक्स पीरियड मेक सच एडजस्टमेंट आर बी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 9। या सेक्शन 9 की जो एडजस्टमेंट है, सेक्शन 9 क्या है, वो ये डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स के रिलेटेड है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम गुड्स सप्लाई करते हैं, गुड्स सप्लाई की, लेकिन जो बायर है उसको वो पसंद नहीं आई और उसमें कोई डिफेक्ट है तो उन्होंने गुड्स वापस कर दी। अब जब हमने सप्लाई कर दी थी, हमने तो अपनी रिटर्न बना के रिटर्न में जब सबमिट की तो हमने टैक्स पे कर दिया था उन सप्लाईज के अगेंस्ट, लेकिन जब हमारे पास वो वापस आ गई हैं तो अब हमारा तो टैक्स पे हुआ है, तो वो फिर लॉ अलाउ करता है कि हम उसको वापस उसका डेबिट क्रेडिट नोट डाल के तो उसकी एडजस्टमेंट ले लें, जितनी हमारी टैक्स ज़्यादा जमा हुआ है वो उतना कम हो जाएगा। तो उसका भी सेक्शन 9 का भी जिक्र है कि अगर कोई डेबिट क्रेडिट नोट है तो उस पर भी उसका इफेक्ट डालने के बाद बाकी जो बचेगा वो टैक्स पेमेंट करनी होगी। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि सिंपल वर्ड्स में कि आउटपुट में से इनपुट निकालना है, लेकिन ये रखना है कि इनपुट जो क्रेडिट नॉट अलाउड है वो नहीं उसमें से निकलेगा। 8B का 90% तक आउटपुट का
टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट हो सकता है और सेक्शन 73 की पेमेंट होनी चाहिए, और डेबिट और क्रेडिट नोट अगर कोई इफेक्ट है तो उसका भी निकाल के बाकी उसकी टैक्स पेमेंट बनेगी। तो इस तरह हम डिटरमिन करेंगे कि टैक्स लायबिलिटी क्या है। तो इसके बाद इसकी एक प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट वेयर रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट डिडक्ट इनपुट टैक्स विद एन रेलेवेंट पीरियड, के उस पीरियड में किसी ने इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सका, कोई इनवाइस रह गई, उस इनवाइस पे उनको इनपुट नहीं क्लेम कर रहा, तो ऐसा बंदा जो है सक्सीडिंग 6 मंथ तक, वो टैक्स पीरियड तक वो अपना इनपुट क्लेम कर सकता है। कि सपोज अप्रैल की एक इनवाइस थी, परचेज इनवाइस, वो उसको मिली नहीं, वो क्लेम नहीं कर सका। जब क्लेम नहीं कर सका तो अगले 6 महीने तक उसके पास अलाउ है कि वो उसको क्लेम कर सकता है। लेकिन अब जो है ये थोड़ा सा इसका इफेक्ट कम हो गया है। वजह ये है कि हम अपनी डाउनलोड करते हैं परचेजेज, जितनी भी सेल हमें डली होती है, किसी हमारे सप्लायर ने डाली है, हम जब परचेज डाउनलोड करते हैं तो उसमें इनवाइस के मिस होने का कंसेप्ट खत्म हो गया, पूरी की पूरी जो है उसी वक्त हमें मिल जाती है, और मोस्टली ऐसे हो जाता है। हाँ, ये है कि हमने क्लेम ना की हो और उसको क्लेम करने में वो आ जाए तो फिर इसका होता है। इसी तरह रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट इंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स अनलेस, कब तक वो नहीं इनपुट कर सकता जी, कि कब इनपुट डिडक्ट कर सकता है, कब कर सकता है कि उसके पास प्रॉपर सेल्स टैक्स की इनवाइस हो। इन केस ऑफ इनपुट टैक्स क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होल्ड अ टैक्स इनवाइस, टैक्स इनवाइस हो वो रजिस्टर्ड पर्सन के नाम की हो। टैक्स इनवाइस अंडर सेक्शन 23 जो कहता है कि उस पे सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए, उस पे डेट होनी चाहिए, उसमें बायर और सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उनका एनटीएन नंबर होना चाहिए, चीज़ों की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, वैल्यू एक्सक्लूसिव सेल टैक्स, सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो अगर टैक्स इनवाइस किसी के पास नहीं है और उसके नाम पे नहीं है, उस पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो ऐसी सप्लाईज के अगेंस्ट वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता, डिडक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल और गैस है, उस पर नाम पे तो वो किराए पे ले तो शायद हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखा होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए, वो हो तो तभी वो उस कनेक्शन का ले सकता है इनपुट टैक्स। इसी तरह एक और प्रोवाइजो है, द डेट ऑफ नोटिफाई बोर्ड इन दिस रिस्पेक्ट एडिशन टू अबव द सप्लायर हैज़ नॉट डिक्लेयर सच सप्लाई इन हिज रिटर्न और हैज़ नॉट पेड द अमाउंट ड्यू इंडिकेट इन द रिटर्न, के नहीं है तो उतनी उसमें एडिशन की जाएगी अगर वो किसी ने टैक्स प्रॉपर पे नहीं किया। तो इसी तरह जो गुड्स इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान में, तो उसका भी इनपुट टैक्स जो क्लेम करना चाह रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसके पास बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए अपनी गुड्स ऑफ डिक्लेरेशन, जो वो रजिस्टर्ड पर्सन के नाम की हो, उस पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, तो वो कस्टम्स एक्ट के तहत जो है वो उस पर टैक्स पे हुए हों, तो फिर उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। अगर ऑक्शन में किसी ने कोई चीज़ें परचेज की हैं, गुड्स परचेज इन ऑक्शंस, ऑक्शन में अगर कोई परचेज कर रहा है तो उसके पास भी वो ट्रेजरी चलान होना चाहिए, जो उसने ऑक्शन में चीज़ें ली, और उस ट्रेजरी चलान पे नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, तो फिर वो इनपुट टैक्स उसका एडजस्ट कर सकता है। इसी तरह जो बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर में भी special order subject to such condition, limitation, restriction may be specified therein, allow a registered person to deduct input tax paid by him from output tax determined from his under this law। तो जो फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज के तहत जिसको वो अलाउ करे वो अपना पूरा भी क्लेम कर सकता है। और इसी तरह official gazette limitation restriction may be specified there, allow a registered person class of person to deduct such amount of input tax from output may be specified in this that। हाँ, इसी तरह एक और है कि बोर्ड जो है वो रिस्ट्रिक्शन एक लगा सकता है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि जो वेस्टेज ऑफ द मटेरियल है, मटेरियल जो वेस्ट हो गया उसके जो इनपुट टैक्स उनके अगेंस्ट जो था वो कोई क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता, या उस पर कुछ लगा सकते हैं कि पाबंदी इतने तक आप इसका टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो इसी तरह वो फिर फाइनल लाइबिलिटी बन जाएगी। तो अगर हम सेक्शन 7A भी पढ़ लें तो फिर इसमें है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड गुड्स ऑन वैल्यू एडिशन, के बाज़ औक़ात फेडरल गवर्नमेंट जो है ये नोटिफाई कर देती है या प्रेस्क्राइब कर देती है कि कुछ लोग जो हैं उस पर जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस पे टैक्स पे करेंगे, और वो टैक्स बाज़ औक़ात पहले भी ले दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है 12th शेड्यूल है, 12th शेड्यूल में क्या होता है, जब इंपोर्ट आप कर रहे होते हैं तो इंपोर्टेड गुड्स पे
सेल्स टैक्स जो रेट है स्टैंडर्ड रेट उससे ज़्यादा टैक्स किया वैल्यू एडिड टैक्स लिया जाता है। वैल्यू एडिड टैक्स ये है कि अगर आप कल को बेचेंगे तो उस पर जितनी वैल्यू ऐड करेंगे बेचेंगे वो आज पहले एटलीस्ट वो 18% के राउंड बनती है कि इतना तो टैक्स पे कर दें, बाकी आप जितना इस पर करेंगे बाकी बाद में कर दिए जाए। तो इसी तरह से तो वैल्यू ऑफ सप्लाईज के जिसमें रिक्वायर्ड है कि वैल्यू एडिशन इतनी हो जाए तो उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट किसी से टैक्स लिया जा सकता है। और इसी तरह ये है कि जो अमेंड कर सकता है एफबीआर किसी से भी टैक्स ज़्यादा या कम ले सकता है जो कि 12th शेड्यूल के मुताबिक होता है। तो ये आज हमारे ज़ीरो रेटेड से लेके हमने लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स 7A तक पढ़ लिए हैं। इसके बाद टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड के ऑलरेडी हमारे इसमें लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल की जो सेल्स टैक्स की जो वो मैं किसी अदारे में पढ़ाता हूँ तो उस अदारे का ही लेक्चर जो था वो मैंने अपलोड कर दिया था पहले, क्रेडिट नॉट अलाउड, तो वो उसमें पड़ा हुआ है। अब आप इसमें बताइएगा कि ये दोबारा से करूँ या वही चल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि टैक्स को आप सीखते रहें तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू वेरी मच।